अब सवाल यह भी है कि आखिर ऐसा क्या हुआ है कि सियासत से लेकर समाज तक जनसंख्या पर इतनी बहस हो रही है और देश में 2 बच्चों के कानून को लेकर चर्चा छिड़ी हुई है। दरअसल 11 जुलाई को विश्व जनसंख्या दिवस के मौके पर संयुक्त राष्ट्र ने एक रिपोर्ट जारी की, जिसमें दावा किया गया कि जनसंख्या के मामले में 2023 तक भारत चीन को पीछे छोड़ देगा और दुनिया की सबसे ज्यादा आबादी वाला देश बन जाएगा। रिपोर्ट के अनुसार फिलहाल चीन की आबादी 1 अरब 42 करोड़ और भारत की आबादी 1 अरब 41 करोड़ है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि 2023 में भारत की जनसंख्या बढ़कर 1 अरब 42 करोड़ 90 लाख हो जाएगी, जो कि चीन से ज्यादा होगी। यह भी कहा गया है कि 2050 तक भारत की आबादी बढ़कर 1 अरब 68 करोड़ से ज्यादा हो जाएगी, जबकि चीन की आबादी में गिरावट देखी जाएगी और यह घटकर 1 अरब 31 करोड़ 70 लाख हो जाएगी। हमारे देश की पॉलिटिक्स में हर मसले को धर्म के चश्मे से देखने की आदत बन चुकी है। जनसंख्या जैसे गंभीर मसले पर भी सियासत शुरू हो जाती है, लेकिन बढ़ती जनसंख्या की गंभीरता को देखने के लिए सियासत और धर्म का चश्मा उतारना जरूरी है, तब असली तस्वीर आपको दिखाई देगी। अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, ब्रिटेन, स्पेन, क्यूबा, ग्रीस समेत दुनिया के 22 देशों की जितनी कुल जनसंख्या है, उससे ज्यादा अकेले भारत की जनसंख्या है। अगर क्षेत्रफल के हिसाब से देखें तो इन 22 देशों का कुल क्षेत्रफल हमसे 20 गुना ज्यादा है। रूस का क्षेत्रफल हमसे 5 गुना ज्यादा है और उसकी आबादी 15 करोड़ है। चीन का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी आबादी 143 करोड़ है। अमेरिका का क्षेत्रफल हमसे 3 गुना ज्यादा है, उसकी आबादी 33 करोड़। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट के बाद भारत में जनसंख्या हॉट टॉपिक बन चुका है। नेताओं के बयान आ रहे हैं, सियासी गलियारों में चल रही चर्चाओं से संदेश गया है जैसे जल्द ही सरकार जनसंख्या नियंत्रण कानून लाने की तैयारी कर रही है। ऐसे में विपक्षी दलों और समाज के एक तबके में बेचैनी देखी जा रही है। देश की जनसंख्या बढ़ रही है या घट रही है, इसको लेकर भी कई तरह के दावे किए जा रहे हैं। इसे समझने के लिए फर्टिलिटी रेट पर फोकस करना होगा। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे यानी एनएफएचएस की ताजा रिपोर्ट में यह बात सामने आई है कि देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार कम हुई है। देश में बच्चे पैदा करने की रफ्तार 2.2% से घटकर 2% रह गई है। 1992-93 में एनएफएचएस सर्वे की शुरुआत के बाद से भारत में टोटल फर्टिलिटी रेट यानी कुल प्रजनन दर 3.4 से 40% गिरी है और अब 2% हो गई है। यानी भारत में कुल प्रजनन दर उस लेवल पर पहुंच गई है जो जनसंख्या के आंकड़े को स्थिर रखे। भारत में यह आंकड़ा सभी धर्मों में पहले की तुलना में कम हुआ है। 1992-93 में हुए पहले एनएफएचएस सर्वे के दौरान हिंदुओं की कुल प्रजनन दर 3.3% थी, यानी हर हिंदू महिला 3 या 3 से अधिक बच्चे पैदा करती थी। 2019 से 2021 के दौरान यह दर करीब 41% कम होकर 1.94% रह गई। इसी तरह मुस्लिम समुदाय की बात करें तो एनएफएचएस के पहले सर्वे में कुल प्रजनन दर 4.41% थी। 2019 से 21 के दौरान ये 2.36% रह गई। ये गिरावट 46.5% है। ईसाई समुदाय की प्रजनन दर में 34% से भी अधिक की कमी आई और ये 1.88% हो गई। इसके अलावा सिखों में ये 33.7% कम होकर 1.61% हो चुकी है। एनएफएचएस के आंकड़ों से पता चलता है कि मुसलमानों के अलावा बाकी सभी प्रमुख धर्मों के समुदायों में बच्चे पैदा करने की दर राष्ट्रीय दर से कम हो गई है, लेकिन गिरावट के बावजूद मुस्लिमों के बीच ये रेट राष्ट्रीय औसत से थोड़ा ज्यादा है। विश्व जनसंख्या दिवस पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने इसी जनसांख्यिकी असंतुलन का जिक्र किया था। उनकी बात एक बार फिर सुनिए। जब हम परिवार नियोजन की बात और जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करते हैं तो हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा कि जनसंख्या नियंत्रण का कार्यक्रम सफलतापूर्वक आगे बढ़े, लेकिन जनसांख्यिकी असंतुलन की स्थिति भी न पैदा होने पाए। ऐसा नहीं कि किसी वर्ग की आबादी बढ़ने की स्पीड, उनका प्रतिशत ज्यादा हो और कुछ जो मूल निवासी हो उन लोगों की आबादी के स्त्रीकरण में हम लोग जागरूकता के माध्यम से, इन्फोर्समेंट के माध्यम से उसको नियंत्रित करके एक जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा करें। यह एक चिंता का विषय है हर एक उस देश के लिए जहां पे जनसंख्या संतुलन की स्थिति पैदा होती है, जनसांख्यिकीय संतुलन की स्थिति पैदा होती है। रिलीजियस डेमोक्रेसी पर इसका विपरीत असर पड़ता है। फिर वहां पर
एक समय के बाद अव्यवस्था और अराजकता जन्म लेने लगती है। और इसलिए जब हम लोग जनसंख्या स्त्रीकरण की बात करें तो समान रूप से समाज में प्रत्येक जाति, मत, मजहब, क्षेत्र, भाषा, इन सबसे ऊपर उठ करके समान रूप से जागरूकता के व्यापक कार्यक्रम को इसके साथ जोड़े जाने की आवश्यकता है।